हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी नहीं अच्छे होंगे तो भाई अपने घर वालों से मसला डिस्कस करिए। खैर, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था, क्या होता है चार्ज। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कुछ मोटी मोटी बातें इसकी जान ली जाए, फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिस लॉ is applicable only for point charge। पहले ही था पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसको अभी बॉक्स में बना लेते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, मतलब अभी देख लेते हैं थोड़ी देर। हाउएवर we can apply this law for charge distribution या for extent या ये लिख सकते हो for charge distribution by using integration। मतलब इसमें इंटीग्रेशन आया है, तो आपको इंटीग्रेशन के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट को लिखने से पहले पॉइंट चार्ज के बारे में जान लो बेटा। पॉइंट चार्ज का बेसिकली मतलब होता है जीरो साइज, यानी कोई डायमेंशन नहीं। कोई डायमेंशन नहीं तो किसी प्रकार का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं अगर इस लॉ का स्टेटमेंट या डेफिनेशन लिखने का प्रयास करूं तो ये है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, when point charges are placed at a finite separation, then they experiences a force. This force is called electrostatic force। ठीक, it depends on first product of charge, second square of the separation between the charges, जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। बेसिकली इसमें थोड़ा सा पेज होगा, ठीक है ना। इस पेज को समझ लो क्या है। तो
मान लो मेरे पास में एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2। तो जो सेपरेशन होता है बेटा वो हमेशा इन दोनों चार्ज को स्ट्रेट लाइन से जोड़ने पर मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम इफेक्टिव सेपरेशन भी कह सकते हैं। ना कि ऐसे या ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको जोड़नी पड़ेगी। वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ चार्जेस, आपको दोनों चार्ज को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा, एंड दैट लेंथ इज कॉल्ड इफेक्टिव सेपरेशन। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेपरेशन हम बोल रहे हैं ये इफेक्टिव सेपरेशन। आई बात समझ में? तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है, R है, ठीक है। अब यहां पर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो ये होता है, मॉड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, सेपरेशन के स्क्वायर में। इन दोनों को जब कंबाइन करते हो तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट का मान होता है 1/4 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक हिस्सा, मैग्नीट्यूड, जो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, आपको आना भी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैग्नीट्यूड आ गया तो भाई सवाल उठता है कि सर फोर्स है, एक वेक्टर है, तो वेक्टर के पास तो दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपने तो मैग्नीट्यूड दिया और निकल ली, तो नहीं डायरेक्शन भी देंगे भाई, ऐसा नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होता है बेटा। ये मेरा चार्ज Q1 है, ये मेरा Q2 है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, पहली चीज तो वो इसी लाइन के अलोंग होगा, ऐसे इसी लाइन के अलोंग, यानी इधर और इस तरफ। अब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरे पास में दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो एक बात तो तय है, दोनों में दुश्मनी है, मतलब रिपल्शन, और रिपल्शन है तो इसी लाइन के अलोंग ये भाई साहब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और इसी लाइन के लोग ये भाई साहब फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर मैं इनको नाम दे दूं A, इनको नाम दे दूं B, तो ये हो जाएगा FBA, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इनकी बात करें तो ये फील करेंगे FAB, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B। वहीं अगर मैं कहूं चलो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर हो जाए तो ये भी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा इसी लाइन के लोग, और ये भी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा इसी लाइन के लोग। इनका नाम A रख दें, इनका नाम B रख दें, तो ये क्या हो गया बेटा FBA, और ये क्या हो गया FAB। आया समझ में? तो एक तरीका तो ये है अपने पास सवाल सॉल्व करने का कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अलग निकाल लो, डायरेक्शन अलग निकाल लो, ठीक है। थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इसको जान लें, ठीक है। हाँ तो इसको रब कर रहे हैं बेटा। चलो अब देख लो, यहाँ पर जो Q1 Q2 है वो तो चार्ज है, और R क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है। मुद्दे की बात यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी और
फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस क्या होता है गुरुजी? तो फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम या फिर एयर, दोनों को एक समान माना गया है, बहुत अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर, ठीक है, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, इधर आ जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो लगे हाथ इसका डायमेंशन भी निकाल लें। कठिन तो होगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत समय पहले पढ़ा था ना सर, पुरानी बातें याद कहाँ रहती है। चार्ज का डायमेंशन होता है बेटा 80, तो 80 का स्क्वायर, न्यूटन का होता है mLT पावर -2 और मीटर का मतलब L का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से सबको ऊपर ही ले जाओ, तो m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4 और A की पावर -2, ये आएगा। देख लो m ऊपर गया -1 हो गया, ये L इसके साथ पावर जुड़ेंगी तो बेटा L की पावर 3 ऊपर जाके -3 बच गया, नीचे t की पावर -2 ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर t की पावर 4 है, a की पावर -4, ये a की पावर -2, ये आ गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी होती है और वो होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं इसको। चलो और थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग लेते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में, तो पता चलता है कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चिल्ला रहे हैं, ये मीडियम पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो तुमने कहा कि मेरे पास एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। परमिटिविटी थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। परमिटिविटी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा मीडियम अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट कितना विदस्टैंड कर सकता है, यानी ब्रेक ना हो। समझ में आया? आयनाइजेशन जो होता है ना, आसपास का मीडियम आयनाइज हो गया, ऐसी चीजें बोलते हैं, तो ये चीजें ना, ठीक है ना। तो अगर मैं एक मीडियम ले लूं जिसकी परमिटिविटी क्या है बेटा? एप्सिलॉन है, और दिए गए सिस्टम को, यानी अपने चार्ज Q1 को और चार्ज Q2 उतनी ही दूरी पर लें जितनी दूरी पर वो पहले थे, यानी r दूरी पर, और इस मीडियम के अंदर रख दें, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा देखो यार ऐसा है, ये तो नंबर है, और अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा ही होगा और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आएगा कि क्या आएगा? तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ एप्सिलॉन, क्योंकि वहां पर हमारा वैक्यूम और एयर में लिया गया था, फ्री स्पेस में बेसिकली, और यहाँ पर किसमें ले रहे हैं बेटा? मीडियम में ले रहे हैं, तो ये मेरा एफ डैश आ गया। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि लेट एप्सिलॉन आर, सर ये क्या वाला है? इसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। अरे केमिस्ट्री बड़ा सीखे होगे रिलेटिव, हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मीडियम, यानी कि एयर या वैक्यूम। ठीक, अच्छा, इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर में आएगा जो अगला चैप्टर बनेगा आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको K मान लूं तो K बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट जो नया वाला ब्रांडेड फोर्स था वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको पहले वाले फोर्स से कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा कि F डैश बराबर 1/K को बाहर रखो तो बाकी सब पहले वाले फोर्स से मिले हुए हैं जी, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर सब मिले हुए हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर F डैश बराबर क्या आ जाएगा F/K। इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे ही आप सिस्टम को किसी दूसरे मीडियम में ले जाते हैं फ्री स्पेस से, तो वहां पर फोर्स 1/K टाइम्स हो जाता है, यानी फोर्स घट जाता है। आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट। ठीक, आगे बढ़ा जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल। थोड़े से सवाल इसमें कर लीजिए ताकि जुड़ाव महसूस हो, वरना अभी तक तो अलग अलग सा महसूस हो। तो भाई पहला सवाल छोटा सा सवाल है, आसान सा सवाल है, अत्यंत ही सूक्ष्म किस्म का प्रश्न है। 2 कौड़ी का है, अब इसे तुम लोग 4 कौड़ी का बना लेते हो तुम्हारी बात। मेरे पास में एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक, सवाल लिखिए बेटा। पहला, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the charges दूसरा सवाल, if the whole system is taken into a medium जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, then find न्यू फोर्स, यानी नए फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग करिए और चीटिंग कोई नहीं करेगा, क्योंकि पता है ना चीटिंग करोगे तो पाप पड़ेगा, और वैसे भी समय बहुत खराब चल रहा है। 2020 का समय जान लो बस बहुत ही खराब है, तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई देखो मॉड एफ जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 10 × 5 माइक्रोकूलम में है, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 बटे R स्क्वायर, मतलब 3 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। जिन लोगों को नहीं पता है वो साइड में लिख लेंगे। 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 1 × 10 की पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 1 × 10 की पावर -9 कूलम।
1 मिली कूलम बराबर होता है 1 गुणे 10 की पावर माइनस 3 कूलम। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9, इधर 50 और ये 10 की पावर माइनस 12 बटे 3 का स्क्वायर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 4, 9 से 9 कट गया और ये आ गया आपका 50 गुणे 10 की पावर माइनस 12 प्लस 4, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये मेरा फोर्स का मैग्नीट्यूड आया। ठीक, तब जब वैक्यूम में था। अब अगर मैं सिस्टम को कहाँ ले गया बताएं, के डाइलेक्ट्रिक उसमें, तो नया फोर्स F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F बाई के टाइम्स, तो F डैश बराबर F पुट कर लो बेटा 50 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और के कितना है 10, काट दो तो नया फोर्स आएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये मेरा बेसिक सा सवाल है। ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने कर लिया, जिनके आंसर मैच कर गए उनको बधाइयाँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लें, और क्या बोला जाएगा, नोट कर लो। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था, थोड़ा सा एक नोट लगा के लिख लो, काम की चीज है। काम की चीज ये है कि जो के की वैल्यू होती है वो अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मीडियम्स के लिए क्या होती है। तो फॉर फ्री स्पेस जिसमें एयर और वैक्यूम दोनों आते हैं, के का मान होता है कितना, 1, एग्जैक्टली 1 होता है दोनों के लिए। ठीक है, ये बात अलग है कि एयर के लिए थोड़ा सा बदलता है, लेकिन वो डेसिमल्स में होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। फॉर मेटल्स जो के होता है वो अनंत हो जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो के की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर रही होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच। हम लिख सकते हैं फॉर एनी अदर मीडियम जो के होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो अगर जनरल बोला जाए तो के की वैल्यू इनफाइनाइट से लेकर 1 के बीच में होती है। बना लो इसको। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बिल्कुल आसान है और छोटा सा ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपग्रेड करेंगे। बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, एक का नाम है X, एक का नाम है Y और एक का नाम है Z। एक X के पास में 5 मिली कूलम चार्ज है, Y के पास में भी 5 मिली कूलम का चार्ज है और Z के पास में -3 मिली कूलम का चार्ज है। ठीक, तो मेरा सवाल है आपसे, लिखना पड़ेगा पूरा सवाल। If X and Y, पहला पार्ट है बताइए, are put together in contact ठीक है ना, and then separated by a separation 10 centimeter
सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए। सेकेंड पार्ट, रिपीट above क्वेश्चन, या और अच्छे से लिखें तो रिपीट पार्ट 1 फॉर y and z, एंड थर्ड पार्ट है रिपीट पार्ट 1 फॉर x and z। ठीक है ना? हाँ, शुरू करो। आसान सा है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, नकल तो कोई मारेगा नहीं, नकल मारोगे तो पाप पड़ेगा, और समझ लो पाप पड़ता है तो क्या होता है। ठीक है, पाप पड़ेगा, नदी किनारे सांप होगा, काट लेगा, बस वहीं चटपटा की गलत। ऐसे कोई गलत काम मत करिए जिससे कि आपको झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट। पहले पार्ट के लिए इन्होंने कहा है x एंड y को एक साथ रखो और फिर अलग करो। तो चलो भाई x एंड y को एक साथ रख लो। जैसे ही x और y एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये सिस्टम डेवलप कर देंगे। सिस्टम डेवलप करते ही चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। इनके पास में कितना? 5 मिलीग्राम। इन भाई साहब के पास में 5 मिलीग्राम। सिस्टम का नेट चार्ज 10 मिलीग्राम। फिर इन्होंने कहा कि इस सिस्टम को अब हम अलग करेंगे, यानी जब इस सिस्टम को इन्होंने अलग किया तो एक बॉडी यहाँ पर, एक बॉडी यहाँ पर। पॉइंट चार्ज ही है बेटा, इसको दिखाने के लिए बस आपको आराम रहे इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा रहा है। ठीक है भाई, तो ये चार्ज दोबारा दो पार्ट में क्या होंगे बेटा? बट जाएंगे। 5 मिलीकूलम और 5 मिलीकूलम। सेपरेशन इनके बीच का कितना लिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो भैया फोर्स क्या होगा? फोर्स बिटवीन x एंड y का मैग्नीट्यूड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। Q1 Q2 में Q1 कितना? 5 × 10 की पावर -3, 5 × 10 की पावर -3 बटा 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ fxy बराबर 9 × 10 की पावर 9 × 25 × 10 की पावर -6 बटे 100 × 10 की पावर -4। तो 25 चौको 100, ये आ गया 9/4 × 10 की पावर 13 - 6। तो आपका आंसर है 9/4 × 10 की पावर 7 न्यूटन। ये मेरा पहले सवाल का आंसर है बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। छोटे छोटे सवाल हैं, नन्हे मुन्ने से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, बिना किसी दिक्कत के हो जाएंगे। दूसरा, द्वितीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि y और z को जब एक साथ रखा जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं, रख दो, टेंशन किस बात की। सिस्टम बनाएंगे, y पर है 5 मिलीकूलम और इस पर है -3 मिलीकूलम। सिस्टम का नेट चार्ज कितना आ गया? 2 मिलीकूलम। घट जाएगा भाई, अलजेब्रिक सम होता है तो साइन के साथ जोड़ा घटाया जाता है। तो अब इसके बाद इसी सिस्टम को अलग अलग रख दिया। ठीक है, तो चार्जेस दोनों में क्या होंगे बेटा? बढ़ जाएंगे बराबर बराबर। तो 2 मिलीकूलम का आधा 1 मिलीकूलम और इधर भी 1 मिलीकूलम। दूरी वही 10 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बहुत ही
टफ कार्य है इसको सॉल्व करना, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं क्योंकि लीचड़ लोग कभी भी पूरा काम नहीं करते हैं और ये आप लोगों के लिए ही है। आधे अधूरे में छोड़ देते हो, कहोगे कि अब तो हम कर ही लेंगे। पूरा सॉल्व करिए। 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर FYZ बराबर 9 × 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 100 × 10 की पावर -4। तो यहाँ से हमको मिल गया 9 × 10 की पावर 13 नहीं, 9 - 6 और +2, तो आ गया आपका 9 × 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 2 5 न्यूटन। ये मेरा आंसर है। ठीक, तीसरा पार्ट आप लोग स्वयं करेंगे, आपका वो होमवर्क है, कुछ तो कर लो। अगला सवाल, सेम पार्ट पे देते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ठीक है बेटा। सवाल ये है, three small metallic spheres A, B and C having charges Q, 2Q, having charges या A, B and C are given, ठीक है। A and B has charges in the ratio of 3:2. 3:2. C is uncharged. ठीक, ये आपको डाटा दिया गया है, सवाल अब शुरू होता है। Now, C is brought in contact with A for some time, then with B for some time, ठीक है। मतलब C को पहले A के साथ रखा गया थोड़ी देर तक, फिर हटाया गया, फिर किसके साथ रखा गया बेटा? B के साथ रखा गया थोड़ी देर तक, ठीक है। एंड देन placed between placed exactly at middle of line joining the charges A and B, ठीक है। कैलकुलेट resultant force
acting between the calculate resultant force on C ठीक है। तो ये हो तो पाएगा नहीं, इतना भयंकर लंबा सवाल दे दिया मुझे। सवाल बहुत आसान है, टफ नहीं है, सवाल पढ़ो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए, बी और सी की, ठीक है। मान लेते हैं ए पर चार्ज आया 3Q और बी पर चार्ज आया 2Q और सी पर इस समय क्या है, शून्य। अब सी को पहले ए के साथ लेकर आए, तो जब आप ए और सी को कांटेक्ट में लाएंगे तो सिस्टम का नेट चार्ज कितना, 3Q होगा, नेट चार्ज 3Q। और फिर जब ए और सी को अलग अलग करेंगे तो चार्ज दो बराबर भागों में बटेगा, यानी कि ए पर कितना 3Q/2 और सी पर कितना 3Q/2। अब इसके बाद सी को किसके साथ रखा बेटा, बी के साथ। तो सी एंड बी आर पुट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर और दोबारा एक सिस्टम डेवलप किया। तो इसका चार्ज था बेटा 3Q/2 प्लस बी पर चार्ज था 2Q, तो टोटल चार्ज कितना 7Q/2, सही है। अब ये सिस्टम टूटा, यानी अलग अलग हुआ, तो चार्ज भी दो बराबर भागों में बटेगा, 7Q/4 बी पर चार्ज और सी पर फाइनल चार्ज आ गया 7Q/4, ठीक है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि ए पर 3Q/2 चार्ज है, बी पर 7Q/4 है और सी पर क्या है बेटा आपका 7Q/4। तो मैं यहाँ पर फाइनल चार्ज लिख दे रहा हूँ। तो ए पर आ गया बेटा 3Q/2, बी पर आ गया 7Q/4 और सी पर आ गया 7Q/4, ठीक है। अब हम लोग सवाल पे पढ़ते हैं। ये तो जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर दिया हमने, ठीक। अब इन्होंने ये कहा है कि कुछ मत करो, ए को पकड़ो, बी को पकड़ो और इनके बीच में सी को धर दो। तो हमने एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर सी को पकड़ा, यानी ये दूरी अगर मान लेते हैं r है तो ये कितनी होगी r/2 r/2, ठीक है ना। हाँ, अब अपने को निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। लाइन जॉइनिंग द फोर्सेस, सी पर फोर्स निकालोगे ए की वजह से, तो ए सी को भगाएगा, यानी दुश्मनी, तो रिपल्शन ये रहा। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं FAC या FCA लिख लो, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और इसी तरीके से बी लगाएगा फोर्स, इसको नाम दे दे रहे हैं FCB, ठीक है। तो सी पर जो नेट फोर्स होगा वो बराबर होगा इन्हीं दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं FCB माइनस FCA या FCA माइनस FCB, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो FCB का मतलब हो गया 1/4πε0। बी पर चार्ज है 7Q/4, सी पर चार्ज है 7Q/4, मतलब 49Q² 16R/2 का होल स्क्वायर, सही है। थोड़ा ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया हमने, जगह नहीं थी हमको, जगह थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट। चलो मैंने ये सवाल तो नोट कर लिया ना आप लोगों ने, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं
FCB 1/4πε0। C पर चार्ज है 7q/4, B पर चार्ज है 7q/4 और इनके बीच की दूरी है बेटा r/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में पुट किया है बेटा कूलम्ब लॉ के, मान हो जाना है, इसको वैसे ही रखो अभी 1/4πε0 को, ये हो जाएगा 49q²/16 इंटू r²/4, चौक 16 कटेगा और कटने के बाद FCB आ गया 1/4πε0 49q²/4r²। ये मेरा आ गया FCEB, ठीक है। इसी तरीके से FCA निकालो, तो FCA क्या होगा बेटा 1/4πε0, ठीक है, इनटू A पर चार्ज है 3q/2 और C पर चार्ज है 7q/4 इंटू r/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, 1/4πε0 21q²/8 गुणे r²/4 गुनी 8। यहां से आपको मिल गया FCA बराबर 1/4πε0 21q²/2r², ठीक है। ये रहा FCA। अब नेट फोर्स निकाल लेते हैं, तो नेट फोर्स में F नेट बराबर हो जाएगा FCB माइनस FCA, और FCB कितना 1/4πε0 49q²/4r² माइनस 1/4πε0 21q²/2r², ठीक। यहाँ से 1/4πε0 q²/r² कॉमन है, बाहर ले लो। अंदर क्या बचा 49/4 माइनस 21/2, सॉल्व कर लो। 1/4πε0 q²/r², 4 एलसीएम ले लो, तो इधर 49 माइनस 42, आपका आंसर आ गया F नेट बराबर 1/4πε0 7q²/4r²। और अगर आप देखें तो बड़ा कौन है इसमें से बेटा FCB, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अवे फ्रॉम B, यानी B से दूर होगा, C दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाफट, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, जल्दी से करिए। रब करते बेटा इसको।
एक सवाल और निपटाया जाए। चलो देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि मेरे पास में दो स्ट्रिंग्स हैं और इनसे एक ही पॉइंट पर दो आइडेंटिकल चार्जेस पुट किए गए हैं, या क्यू रहने दो, अननोन मान लो, ठीक है। तो आपको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम पर ये जब सिस्टम है तो इन पे चार्ज कितना होगा। लिख लो सवाल। टू पार्टिकल्स having या two identical particles लिख लो, two identical particles are arranged with two strings of length L as shown, जैसा कि दिख रहा है, then find charge on each particle when the system is in equilibrium। जब सिस्टम किस पर है बेटा, इक्विलिब्रियम पर है। आ जाते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, इसमें तो और भी कुछ नहीं करना, थोड़ा सा भी न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, काम हो जाएगा। ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दोनों सेम एंगल पर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज स्मॉल r। दूरी मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r है। अगर मैं बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम की, तो किसी भी एक पार्टिकल को मैं फ्री बॉडी डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। टेंशन स्ट्रिंग का इधर काम करेगा भैया, ठीक है। वेट इसका किधर काम करेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ, रिपल्शन, तो ये इधर यानी आगे काम करेगा। इसको मैंने नाम दिया F। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा बेटा, थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर, तो ये थीटा। तो जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस पर टी का कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस। तो यहाँ आ गया टी कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया बेटा, टी साइन थीटा। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू किसके बेटा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और टी कॉस थीटा किसके बराबर बेटा, एम जी के। इसको बना लो 1, इसको बना लो 2। तुमसे क्या मांगा है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, इसको डिवाइड कर दो। फर्स्ट को 2 से डिवाइड करोगे तो टेंशन जो कि अननोन है कट जाएगा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा। एफ की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अननोन चार्ज मान लो q है दोनों पर, q स्क्वायर, और सेपरेशन इज r स्क्वायर। r अभी पता नहीं है, ध्यान रहे इस बात पर।
तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कितना मिल गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में mg छूट गया था बेटा, क्यू स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर mg tan थीटा। तो q बराबर कितना अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा, और बाहर आ गया r। अब है आंसर निकालने की बारी, और आंसर में r अननोन है, बाकी सब तो नोन है, r अननोन है। r कैसे निकलेगा गुरु जी? तो बेटा ये साइड की लेंथ पता है l, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये l हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा के सामने वाली साइड पर साइन आता है, तो ये हो गया l साइन थीटा। तो ये भी कितना माना जाएगा l साइन थीटा। तो r की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट q बराबर अंडर रूट का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा इंटू 2l साइन थीटा। ये मेरा आंसर है। आया समझ में? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अभी इसमें कुछ अच्छे सवाल और हैं, तो आज तो दम निकल गया, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जैसी उम्मीद थी उस हिसाब से तो हम लोग अपने टारगेट पे नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ही हैं, स्लो चल रहे हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है बेटा, हम लोग कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए और अपना पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो आपके दिमाग में, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सवाल को डाल सकते हैं, ठीक। हमारा फेसबुक पेज है फिजिक्स इज इन माई डीएनए, ठीक। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज इन माई डीएनए, इसी नाम से हमारा चैनल भी है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना चाहें करिए, नहीं करने का मन है तो मत करिए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।